तो हम उनको अक्सर देखते रहते हैं कि वो अपनी नाक पर ही उनके हाथ रहता है और उसको प्रॉब्लम करते रहते हैं। उनको लगता है कि नाक टेढ़ी हो गई है। तो क्या इसमें सर्जरी भी करनी पड़ती है साइनसाइटिस अगर बहुत ज्यादा बढ़ने लगे तो? देखिए, अगर साइनसाइटिस ज़्यादा होती है तो उसमें हम लोग सर्जरी तब रिकमेंड करते हैं जब साइनस के जो आउटफ्लो ट्रैक्ट हैं उनमें ब्लॉकेज है। जब नाक की हड्डी टेढ़ी होती है तो उससे क्या होता है कि एक तरफ तो नाक की हड्डी टेढ़ी है, दूसरी तरफ कॉम्पनसेटरी टर्मिनेट हाइपरट्रोफी हो जाती है। तो एक तरह से नाक जो है वो दोनों तरफ से ब्लॉक हो जाती है। अगर हमें कुछ इसके कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स समझने हो कि क्या एग्जैक्टली बताता है कि हाँ ये साइनसाइटिस ही है जो एक तरह का इन्फेक्शन है। साइनसाइटिस के क्लासिकल सिम्टम्स हैं कि कफ एंड कोल्ड 3 या 4 दिन में आपका पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, नेजल ब्लॉकेज परसिस्ट कर रहा है, जो डिस्चार्ज पहले रनी था वो थिक हो गया है, और साइनस एरिया में पेन और प्रेशर। तो इन सब के अलावा और क्या क्या ट्रिगर्स होते हैं जिसकी वजह से साइनस इन्फेक्शन और ज्यादा जो है वो बहुत परेशान कर सकता है? क्रोनिक साइनस प्रॉब्लम होती है, उनकी नाक बंद रहती है, सेंस ऑफ स्मेल भी रिड्यूस्ड रहता है। जो हमारी नोज और साइनसेस है उनका एक और फंक्शन है वोकल रेजोनेंस, जो हम बोलते हैं म न अंग वाले शब्द, जो उसका नाक से बोलते हैं जो हम लोग। नाक से बोलते हैं उसका जो रेजोनेंस है वो हमारे नोज और साइनसेस में होता है, तो डेफिनेटली वॉइस चेंज हो जाती है। ऐसे में कुछ फूड ट्रिगर्स भी होते हैं क्या कि खाने की कुछ चीजें साइनस इन्फेक्शन को बढ़ा सकती हैं? अगर आप ज़्यादा आइस्ड कॉफ़ी लेते हैं या आइसक्रीम लेते हैं, कोई भी बर्फ़ वाली चीज़ लेते हैं, तो वो साइनसाइटिस को ट्रिगर कर सकता है। कुछ लोगों को डेयरी एलर्जी होती है तो उससे उनका बलगम बढ़ सकता है या गाढ़ा हो सकता है। कारण समझने हो या रिस्क फैक्टर्स पे कौन से ऐसे लोग हैं कि इनमें साइनसाइटिस होने का रिस्क ज्यादा है? देखिए, जो लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ हैं, या फिर जो छोटे बच्चे हैं, दे आर एट रिस्क फॉर साइनसाइटिस। जिन लोगों में कोई एनाटॉमिकल या स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, जैसे डेविएटेड नेजल सेप्टम, नाक की बीच वाली हड्डी टेढ़ी होना, या फिर साइनस ब्लॉकेज, तो उनमें उनमें ये होता है। जिनमें नेजल पॉलिप्स हैं, उनसे ये सब लोग प्रोन हैं टू साइनसाइटिस। साइनसाइटिस जैसी प्रॉब्लम होती है तो उनको और डर लगता है कि नाक ही शायद अब बचेगी नहीं, हमारी नाक पर सर्जरी होगी तो पता नहीं पहले जैसा अपीयरेंस रह पाएगा या नहीं रह पाएगा। साइनसाइटिस की सर्जरी कब की जाती है, कैसे की जाती है, एक बार प्लीज प्रोसेस समझा दीजिए। जो साइनसाइटिस की सर्जरी है वो हम एंडोस्कोपिकली करते हैं। उसमें बाहर से नाक का शेप चेंज नहीं होता है, हड्डी का जो टेढ़ा पोर्शन है वो कट करके रिमूव करते हैं और फिर से म्यूकोजा को वापस कर देते हैं। अच्छा, मतलब जो टेढ़ी नाक की हड्डी है उसको आप सही कर देते हैं। कई बार बहुत लंबे समय तक नाक बंद रहना, बार बार हेडेक होना, इस तरह की जो प्रॉब्लम है लोग इसे कोल्ड या एलर्जी समझकर इग्नोर कर देते हैं। लेकिन हो सकता है कि ये किसी साइनस इन्फेक्शन का साइन हो जिसे साइनसाइटिस कहते हैं। तो आखिर ये प्रॉब्लम क्या है, क्यों हो जाती है, और ये कोल्ड नॉर्मल एलर्जी इससे कितनी अलग है, क्या इसका ट्रीटमेंट अलग तरीके से होता है? कई बार इसमें नाक टेढ़ा तक हो जाने की बात कही जाती है जिसकी वजह से लंबे समय तक नाक ब्लॉक रहता है, बहुत ही ज्यादा कंजेशन, हेवीनेस जैसी फीलिंग होती है। और इस प्रॉब्लम से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आए दिन सफर करते रहते हैं जिसकी वजह से उनकी रोजमर्रा की जो जिंदगी है वो भी अफेक्ट होती है। इसलिए हमने आज के इस पॉडकास्ट एपिसोड को ऑर्गेनाइज किया है जिसमें आज हम साइनसाइटिस, जो कि एक तरह का साइनस इन्फेक्शन है, उसके बारे में बात करेंगे, जानेंगे, समझेंगे। जिसके लिए हमारे साथ इस सेशन में जुड़ी हुई हैं डॉक्टर दीप्ति सिन्हा, जो कि लीड कंसल्टेंट है एएनटी डिपार्टमेंट, सीके बिरला हॉस्पिटल, दिल्ली में। तो डॉक्टर, सबसे पहले तो इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मेघा। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर। और बिना किसी देरी के इस पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि साइनसाइटिस एग्जैक्टली होता क्या है? ये जो नॉर्मल कोल्ड कफ या एलर्जीज हो जाती हैं, ये कितना अलग है उनसे? सबसे पहले ये समझना चाहिए कि साइनसेस क्या हैं। साइनसेस हमारे स्कल में छोटी गुफाएं हैं जो नाक के इर्द गिर्द हैं, और ये हमारे स्कल को हॉलो बनाती हैं और लाइट वेट बनाती हैं। जैसे चीक बोन्स के पीछे मैक्सिलरी साइनस है, आईब्रोज और फोरहेड पे फ्रंटल साइनस है, दोनों आंखों के बीच में आगे इथमॉइड साइनस और पीछे स्फिनॉइड साइनस है। साइनसाइटिस का मतलब होता है साइनस की जो लाइनिंग म्यूकोजा है उसमें सूजन या संक्रमण का होना। साइनसाइटिस कॉमन कोल्ड से डेफिनेटली थोड़ा सा डिफरेंट है। इनिशियल सिम्टम्स सेम होते हैं,
सर्दी जुकाम होता है, नाक बंद होती है, नाक से डिस्चार्ज आता है। कफ कोल्ड में जो डिस्चार्ज होता है आमतौर पे रनी नोज होता है, बट साइनसाइटिस का जो डिस्चार्ज है वो थोड़ा गाढ़ा और येलो होता है। साइनसेस में बैक फ्लो और स्टैग्नेशन की वजह से जो रिसाव इकट्ठा हो जाता है वो साइनस के वॉल्स पर प्रेशर डालता है एंड इसकी वजह से साइनस का दर्द होता है। ओके इसमें जो लोग इससे अफेक्ट होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ में होते हैं। मेरे भी कुछ कलीग्स हैं जिनको ये प्रॉब्लम है, तो हम उनको अक्सर देखते रहते हैं कि वो अपनी नाक पर ही उनके हाथ रहता है और उसको प्रॉब्लम करते रहते हैं। उनको लगता है कि नाक टेढ़ी हो गई है या कुछ, उसका एक टर्म भी है आई गेस, उसको डॉक्टर क्या बोलते हैं? डिविएटेड नेजल सेप्टम हाँ, कहते हैं। डिविएटेड नेजल सेप्टम, हाँ, इसकी वजह से वो लोग बहुत परेशान रहते हैं। तो क्या इसमें सर्जरी भी करनी पड़ती है साइनसाइटिस अगर बहुत ज्यादा बढ़ने लगे तो? देखिए, अगर साइनसाइटिस ज़्यादा होती है तो उसमें हम लोग सर्जरी तब रिकमेंड करते हैं जब साइनस के जो आउटफ्लो ट्रैक्ट है उनमें ब्लॉकेज है। जो साइनस की बारीक हड्डियां हैं जो जब नोज में खुलती हैं तो वहां पे ब्लॉकेज के कारण साइनसाइटिस होता है पीछे। जब नाक की हड्डी टेढ़ी होती है तो उससे क्या होता है कि एक तरफ तो नाक की हड्डी टेढ़ी है, दूसरी तरफ कॉम्पनसेटरी टर्मिनेट हाइपरट्रोफी हो जाती है। तो एक तरह से नाक जो है वो दोनों तरफ से ब्लॉक हो जाती है। राइट, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। अगर हमें कुछ इसके कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स समझने हो कि क्या एग्जैक्टली बताता है कि हाँ ये साइनसाइटिस ही है जो एक तरह का इन्फेक्शन है, क्योंकि नॉर्मल कोल्ड और कफ तो हम समझ जाते हैं कि हाँ ये कोल्ड कफ है, हो सकता है किसी कारण हुआ हो। इसके क्लासिकल सिम्टम्स क्या होता है? साइनसाइटिस के क्लासिकल सिम्टम्स हैं कि कफ एंड कोल्ड 3 या 4 दिन में आपका पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, नेजल ब्लॉकेज परसिस्ट कर रहा है, जो डिस्चार्ज पहले रनी था वो थिक हो गया है, और साइनस एरिया में पेन और प्रेशर, जैसे कि जो चीक साइनसेस हैं वो चीक पर पेन करेंगे, फोरहेड पे पेन या प्रेशर, या जो पीछे के साइनस है स्फेनॉइड साइनस वो ऊपर सिर में वर्टेक्स पे भी हेडेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके सिम्टम्स होते हैं। हाँ जी। ट्रिगर फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? क्योंकि कुछ लोग जैसे अगर पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो उस वजह से उनका ट्रिगर हो जाता है साइनसाइटिस, डस्ट की वजह से भी। तो इन सब के अलावा और क्या क्या ट्रिगर्स होते हैं जिसकी वजह से साइनस इन्फेक्शन और ज्यादा जो है वो बहुत परेशान कर सकता है? देखिए, डस्ट और पोल्यूशन का जो मेन प्रॉब्लम है वो क्या है कि हमारे नोज को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है एयर को फिल्टर और प्यूरिफाई करने के लिए। सूजन के कारण जो पीछे नेजल और साइनसेस के जो बारीक पैसेजेस हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं एंड दिस कॉजेज द साइनसाइटिस। कई बार नेजल पॉलिप्स होते हैं जो कि साइनस की ओपनिंग्स को ब्लॉक कर रहे हैं, तो दिस आल्सो कॉजेज साइनसाइटिस। ओके, तो डस्ट और पोल्यूशन के अलावा कुछ और ऐसे ट्रिगर्स होते हैं? जैसे कई लोग तो घर में छौंक लगता है उससे भी उनका ट्रिगर हो जाता है। वो बेसिकली एलर्जी है, और एलर्जी के कारण ऑनगोइंग जो साइनस म्यूकोजा है उसकी लाइनिंग में सूजन रहती है एंड दैट इज अ प्रीकर्सर टू द साइनस ब्लॉकेज। ठीक है, आप कुछ ऐसे और बताना चाहेंगे, क्योंकि आई एम श्योर आप आए दिन इतने सारे पेशेंट्स देखती होंगी, तो उन पेशेंट्स के एक्सपीरियंस के वजह से कुछ ऐसे सिम्टम्स है जो लोगों को शायद ना पता हो, या कुछ ऐसे जो आप बताना चाहती हैं कि हाँ ये कॉमन ट्रिगर्स है साइनसाइटिस जिन लोगों के? को क्रोनिक साइनस प्रॉब्लम होती है उनकी नाक बंद रहती है, सेंस ऑफ स्मेल भी रिड्यूस्ड रहता है, क्योंकि हम जब सांस लेते हैं तो जब वो इंस्पिरेटरी एयर नाक के ऊपरी हिस्से में जहाँ पे हमारा ऑल्फैक्शन होता है, जहाँ पे स्मेलिंग पावर होती है, वहां तक अगर एयर नहीं पहुंचती है तो स्मेल में लॉस हो जाता है। नेजल पॉलिप्स भी स्मेल में लॉस करते हैं। एंड जो हमारी नोज और साइनसेस है उनका एक और फंक्शन है वोकल रेजोनेंस, जो हम बोलते हैं म न अंग वाले शब्द, जो उसका नाक से बोलते हैं, जो नाक से बोलते हैं उसका जो रेजोनेंस है वो हमारे नोज और साइनसेस में होता है, तो डेफिनेटली वॉइस चेंज हो जाती है। नेजल ब्लॉकेज से एपेटाइट लूज हो जाती है, टेस्ट खराब हो जाता है, यू कैन नॉट अप्रिशिएट एनी फूड आइटम अगर नोज आपका ब्लॉक्ड है। एंड लॉन्ग स्टैंडिंग साइनसाइटिस से छाती पे भी असर पड़ता है। ये भी प्रॉब्लम हो सकती है? हाँ, देखिए, हमारी जो साइनसेस हैं और छाती है उनका जो रिश्ता है वो है हमारे घर की छत और घर की फर्श का। अगर आपकी जो घर की छत है वो टपक रही है तो फर्श गीली होगी। राइट। ऐसे में कुछ फूड ट्रिगर्स भी होते हैं क्या कि खाने की कुछ चीजें साइनस इन्फेक्शन को बढ़ा सकती हैं? अगर आप ज़्यादा आइस्ड कॉफ़ी लेते हैं या आइसक्रीम लेते हैं, कोई भी बर्फ़ वाली चीज़ लेते हैं तो वो साइनसाइटिस को ट्रिगर कर सकता है।
कुछ लोगों को डेयरी एलर्जी होती है, तो उससे उनका बलगम बढ़ सकता है या गाढ़ा हो सकता है। ठीक है। तो डेफिनेटली जिनको मिल्क इंटॉलरेंस है या लैक्टोज इंटॉलरेंस है, उनको अवॉइड करना चाहिए। और जैसे आपने कहा कि बलगम जो है वो प्रोड्यूस ज्यादा होने लगता है कुछ लोगों में, तो क्या बलगम भी ज्यादा प्रोड्यूस होता है इन्फेक्शन होने पर, और क्या उसका कलर भी चेंज हो सकता है? हाँ, जो इन्फेक्शन की वजह से जो बलगम होता है आमतौर पे येलो या ग्रीनिश होता है। इसके साथ साथ साइनस पेन और प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, फीवर भी हो सकता है। फीवर भी हो सकता है। डॉक्टर, मेरे जो भी कलीग्स के साथ मैंने जब बातचीत की थी इस प्रॉब्लम को लेकर के, तो उनका एक्सपीरियंस बहुत खराब रहता है। मतलब उनको लगता है कि ऐसी प्रॉब्लम है जो शायद कभी ठीक नहीं होगी, और जिसकी वजह से वो हर दिन परेशान ही रहते हैं। मतलब अगर आपके बॉडी में कोई एक चीज आपको तकलीफ दे रही है, तो ओवरऑल आप अपने पूरे लाइफ, मतलब जो डेली का काम है, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं हैम्पर होता ही होता है। तो आपको क्या लगता है कि कभी इसको करेक्ट किया जा सकता है, या अगर कुछ लोग सोचते हैं कि हमें हो गया तो कभी ये ठीक नहीं हो नहीं, सकता? डेफिनेटली साइनसाइटिस का ट्रीटमेंट है। हम्म, एंड साइनसाइटिस इज अ क्वालिटी ऑफ लाइफ इशू, विच हम्म, मीन्स कि अगर नाक बंद है हम्म, और हर समय हैंकरचिफ का यूज करना है, तो आप सोशली ऑकवर्ड फील करते करते हैं हैं। एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ भी पुअर हो जाती है। सो डेफिनेटली यू शुड सीक ट्रीटमेंट फॉर साइनसाइटिस एंड इट इज क्योरेबल इन मोस्ट पीपल। क्योंकि अब जैसे आपने कहा कि स्मेल चली जाती है, खाने का भी मन नहीं होता है लोगों में, और कई इस तरीके की दर्द परेशानी बढ़ जाती है, तो आई एम श्योर उनसे जो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो हैम्पर होती होगी। अगर हमें कुछ कारण समझने हो या रिस्क फैक्टर्स पे, कौन से ऐसे लोग हैं कि इनमें साइनसाइटिस होने का रिस्क ज्यादा है? देखिए, जो लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज हैं, या फिर जो छोटे बच्चे हैं, दे आर एट रिस्क फॉर साइनसाइटिस। जिन लोगों में कोई एनाटॉमिकल या स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, जैसे डेविएटेड नेजल सेप्टम, नाक की बीच वाली हड्डी टेढ़ी होना, या फिर साइनस ब्लॉकेज, तो उनमें ये उनमें प्रॉब्लम ये होता है। जिनमें नेजल पॉलिप्स हैं, उनसे ये सब लोग प्रोन हैं टू साइनसाइटिस। ठीक है। अगर ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो क्या इलाज है साइनसाइटिस का? देखिए, साइनसाइटिस का आमतौर से मेडिकल ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर आप डॉक्टरी सलाह टाइमली लेते हैं, तो इसका ट्रीटमेंट डेफिनेटली इज हैज अ गुड रिजल्ट। ओके। तो जैसे सिम्टम्स जो हैं वो कितने लंबे समय तक परसिस्ट करे, और किस तरीके से प्रेजेंट करे कि अब केस एकदम वर्स हो गया है, अब आपको ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ सकती है? देखिए, इसमें हम बात करते हैं कि साइनसाइटिस अक्यूट है या क्रोनिक है। अगर विद इन फर्स्ट 4 वीक्स आप प्रेजेंट करते हैं, तो दैट इज एन अक्यूट साइनसाइटिस। इसमें साइनसाइटिस के लक्षण भी तीव्र होते हैं, और वो हमें फोर्स करते हैं कि हम डॉक्टर को विजिट करें और ट्रीटमेंट लें। एक बार जब हम ट्रीटमेंट कर लेते हैं, या बॉडी थोड़ा रिस्पॉन्ड कर जाती है इन्फेक्शन पे, लेकिन फुल्ली ट्रीट नहीं होती है, तो वो क्रोनिक साइनसाइटिस में चला जाता है। अच्छा। क्रोनिक साइनसाइटिस इज व्हेन इट इज फॉर मोर देन 12 वीक्स। दोनों के ट्रीटमेंट में फर्क है, और दोनों में डेफिनेटली यू शुड विजिट द स्पेशलिस्ट डॉक्टर फॉर अ कंसल्टेशन। आपने क्रॉनिक और अक्यूट के बारे में बताया, दोनों में से डेंजरस ज्यादा कौन सा होता है साइनसाइटिस? देखिए, अक्यूट साइनसाइटिस कई बार आईज की तरफ स्प्रेड कर जाता है या ब्रेन की तरफ स्प्रेड कर जाता है। दैट इज डेफिनेटली डेंजरस। और वो क्या सिम्टम्स देता है आईज और ब्रेन में? आईज में स्वेलिंग कर सकता है, और ब्रेन में आपको हाई ग्रेड फीवर हो सकता है, लॉस ऑफ कॉग्निशन हो सकता है। ये सारे दिक्कत हो हाँ सकते जी। हैं। तो अगर आपने जैसे कहा कि 4 हफ्ते तक है तो इसको अक्यूट माना जाएगा, 12 हफ्ते से ज्यादा है तो क्रॉनिक माना जाएगा। दोनों के लक्षण भी अलग तरीके से प्रेजेंट होते हैं क्या, कि एकदम अचानक से साइनसाइटिस ट्रिगर हो गया है तो अक्यूट वाले में ट्रिगर के जो सिम्टम्स है वो अलग होंगे और क्रॉनिक वाले में अलग होंगे? देखिए, अक्यूट में मोस्टली पेन के साथ फीवर होता है, एंड जो साइनस पेन और प्रेशर होता है, दैट इज इनटॉलरेबल। कई बार लोग पेन किलर्स राउंड द क्लॉक ले रहे होते हैं, या कोई नोज ड्रॉप्स राउंड द क्लॉक डाल रहे होते हैं। तो इसके साथ अगर हम प्रॉपर ट्रीटमेंट करें, तो उसका जो एक्चुअल कारण है उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। जैसे अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो एंटीबायोटिक्स। तो ये हो सकता है। अभी आपने नेजल स्प्रेज की बात की या ड्रॉप्स की बात की, कुछ लोग ओवर द काउंटर जाकर के खुद से ये सारी चीजें लेने लगते हैं, इवन पेन किलर्स वगैरह भी। क्या इसके लंबे इस्तेमाल से भी हो सकता है? क्योंकि
जब आपकी नाक बह रही होती है तो दवाइयों से वो नाक बंद हो जाती है, जिसकी वजह से सांस लेने में और तकलीफ हो जाती है और वो एक अलग प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो ये ज्यादा है ऐसा कि ओवर द काउंटर अगर आप खुद से मेडिसिन ले लेते हैं ओवर तो? द काउंटर अगर हम खुद से नोज स्टॉप्स लेते हैं तो उससे जो नाक है शुरू में तो खुल जाती है, बाद में इंक्रीजिंगली ज्यादा अमाउंट्स में हमें यूज करना पड़ता है फॉर द सेम रिजल्ट। तो इन अ वे जो हमारी नेजल म्यूकोजा है वो एडिक्टेड हो जाती है एंड वेसो कंस्ट्रिक्शन के कारण अल्टीमेटली सडन भी पैदा हो सकती है साइनसेस में। लॉन्ग टर्म यूज ऑफ एनी नोज ड्रॉप्स इज नॉट रिकमेंडेड। इस कंडीशन को हम राइनाइटिस मेडिकामेंटोसा कहते हैं, विच मीन्स कि मेडिकेशन ही कॉज कर रही है राइनाइटिस को। ओके डॉक्टर, आजकल जैसे मार्केट में नेजल स्ट्रिप्स भी आए हैं कई सारे कि आप नाक पर लगा करके रखिए तो आपके जो ब्लॉक नोज हैं वो खुल जाएंगे और मतलब अगर किसी को साइनस इन्फेक्शन हुआ है तो उससे थोड़ी सी राहत मिलेगी। ये सारी चीजें काम करती हैं? नेजल स्ट्रिप्स एक टेम्पररी रिलीफ जरूर देते हैं, लेकिन अगर आपको नेजल स्ट्रिप्स यूज करने की जरूरत पड़ रही है फॉर मोर देन 2-3 days एट अ टाइम, या आपको लग रहा है कि नेजल स्ट्रिप के बिना मैं सो ही नहीं पा रहा हूँ, तो देन डेफिनेटली यू शुड गो इन फॉर एन ENT इवैल्यूएशन। ठीक है। और क्रॉनिक वाला, ये तो हमने जैसे अक्यूट का समझ लिया, क्रॉनिक वाला जो साइनस इन्फेक्शन है वो कैसे सिम्टम्स देता है? देखिए, क्रोनिक जो साइनस सिम्टम्स है उसमें नेजल ब्लॉकेज रहती है, बैकग्राउंड फेशियल पेन रहता है रादर देन अक्यूट फेशियल पेन। बलगम आता है गाढ़ा, कई बार आगे से कई बार पीछे से करके निकालना पड़ता है, खराश जिसको हम पोस्ट नेजल ड्रिप कहते हैं। कलर भी चेंज हो जाता है बलगम का? हाँ, बलगम गाढ़ा रहता है, गाढ़ा पीला या हरा। तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। अगर किसी भी पेशेंट को इस तरीके के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, उनको समझ में आ गया कि हो सकता है ये साइनस इन्फेक्शन का एक लक्षण हो, आपने जैसे कहा कि तुरंत स्पेशलिस्ट से जाके मिलना चाहिए जो कि ENT स्पेशलिस्ट मोस्टली, तो उसके बाद आप उनमें क्या इवैल्यूएट करके समझते हैं कि इनको किस तरीके का ट्रीटमेंट दिया जाएगा? देखिए, अक्यूट साइनसाइटिस एक क्लिनिकल डायग्नोसिस है और जिसको हम एग्जामिनेशन पे डिटरमिन कर लेते हैं कि ये अक्यूट साइनसाइटिस है और उसका ट्रीटमेंट चालू कर देते हैं। क्रोनिक साइनसाइटिस में जो सिम्टम्स होते हैं सटल होते हैं और इसमें आमतौर पे हम नेजल एंडोस्कोपी करते हैं, जिसमें हम अंदर देखने की कोशिश करते हैं कि ये प्रॉब्लम 12 हफ्तों से ज्यादा टिक कैसे गई। कई बार नाक की हड्डी टेढ़ी होती है या छोटे नेजल पॉलिप्स होते हैं जो हमें रूटीन एग्जामिनेशन पे दिखाई नहीं देते हैं। अच्छा, तो इसका फिर मतलब टेस्ट वगैरह कोई होता है स्पेसिफिक जो पता लगा सकते हैं? नेजल एंडोस्कोपी इज अ सफिशिएंट डायग्नोस्टिक टूल ऑन इट्स ओन। कुछ केसेस में जब हम सर्जिकल प्लानिंग करते हैं तब हम CT स्कैन का यूज करते हैं। तो एंडोस्कोपी कैसे की जाती है नेजल एंडोस्कोपी के बारे में सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि कंपेयर टू अदर एंडोस्कोपीज इट इज वेरी वेल टॉलरेटेड। एंडोस्कोपी का नाम सुनते ही मन में डर बैठ जाता है कि कोई लंबी मोटी पाइप जाएगी, बहुत दिक्कत होगी, दर्द होगा, एंड इन जनरल द फर्स्ट रिस्पॉन्स इज कि नेजल एंडोस्कोपी नहीं करानी है। बट जो हम लोग एंडोस्कोप्स यूज करते हैं आजकल OPD में, दे आर 4 millimeter फाइन स्ट्रेट रॉड एंडोस्कोप्स, एंड हम उसको नोज के एंट्रेंस पे डालते हैं तो काफी अंदर तक दिखता है, अप टिल ऑलमोस्ट द मिडिल टर्मिनेट, मिडिल मिएटस। थोड़ा और अंदर जाते हैं तो पीछे जो बैक ऑफ द नोज है, नेजोफेरिंक्स भी नजर आता है। अच्छा, तो विद दिस सिंपल एग्जामिनेशन हम नोज को फ्रंट टू बैक देख लेते हैं, इंक्लूडिंग द एडिनॉइड्स एरिया आल्सो। ओके, तो ये क्या बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल जैसा टेस्ट होता है? क्योंकि जैसा आपने नो, दिस इज वेरी कंफर्टेबल टू मोस्ट पीपल। हाँ, जिनकी डेविएटेड सेप्टम है उसमें हम थोड़े और प्रिकॉशंस लेते हैं और जेंटली करते हैं, मतलब जिनकी नाक टेढ़ी हो जाती है। हाँ जी। अच्छा, और फिर अगर आपने एंडोस्कोपी करा लिया या जैसा आपने कहा कि CT स्कैन भी कराना पड़ता है, तो इसके बाद फिर क्या चीजें देख करके समझी जा सकती है कि किस लेवल का ट्रीटमेंट दिया जाएगा इनके साइनसाइटिस को ठीक करने के लिए? देखिए, अगर सिर्फ म्यूकोपस की प्रॉब्लम है या म्यूकोसीलियरी लूप्स बन रहे हैं तो उसके लिए हम मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं, एंड अगर कोई फिक्स्ड एनाटॉमिकल ब्लॉकेज है या पॉलिप्स बने हुए हैं तब सर्जरी रिकमेंड की जाती है। तो आपने पहला वाला जो कहा मेडिकेशंस देते हैं, दवाइयों का कोर्स कितने दिन तक चलता होगा डॉक्टर? 5 to 7 days इनिशियली, एंड उसके बाद मेंटेनेंस थेरेपी फॉर अनदर 2 weeks। ओके, ये क्या अक्यूट वालों के लिए होता है मोस्टली? अक्यूट के लिए, और क्रॉनिक में जैसे सर्जरी ज्यादा प्रेफर की जाती है? नहीं, क्रोनिक में भी हम पहले मेडिसिन कॉज आइडेंटिफाई करते हैं, मेडिसिन देते हैं कि नोज तैयार हो सर्जरी के लिए, और फिर सर्जरी परफॉर्म की जाती है।
सर्जरी का नाम सुनते ही बहुत सारे लोग खास करके इंडिया में घबरा जाते हैं, और जब साइनसाइटिस जैसी प्रॉब्लम होती है तो उनको और डर लगता है कि नाक ही शायद अब बचेगी नहीं, हमारी नाक पर सर्जरी होगी तो पता नहीं पहले जैसा अपीयरेंस रह पाएगा या नहीं रह पाएगा। साइनसाइटिस की सर्जरी कब की जाती है, कैसे की जाती है, एक बार प्लीज प्रोसेस समझा दीजिए। जो साइनसाइटिस की सर्जरी है वो हम एंडोस्कोपिकली करते हैं। उसमें बाहर से नाक का शेप चेंज नहीं होता है एंड अंदर से जो भी ब्लॉकेज होती है, जैसे डिविएटेड नेजल सेप्टम है, उसके ऊपर से इंसिजन करते हैं, म्यूकोजा लिफ्ट करते हैं, जो हड्डी का जो टेढ़ा पोर्शन है वो कट करके रिमूव करते हैं और फिर से म्यूकोजा को वापस कर देते हैं। अच्छा, मतलब जो टेढ़ी नाक की हड्डी है उसको आप सही कर देते हैं। सही कर देते हैं। अगर मिडल मिएटस में ब्लॉकेज है तो वहां पे हम माइनर सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं वो परफॉर्म करते हैं। साइनसेस की जो बारीक ओपनिंग्स हैं उनको खोलते हैं और जो भी टिश्यू निकलता है वो बायोप्सी के लिए जाता है। ओके, अभी जैसे सर्जरी कितने देर का प्रोसेस होता होगा टोटल? आमतौर पे 1 से 1.5 घंटे का। 1 से 1.5 घंटे। और क्या उसका असर तुरंत देखने को मिलता है? जैसे सर्जरी हो जाती है तो नाक फिर से बैक टू नॉर्मल हो जाता है या कुछ समय लेता है रिकवरी में? थोड़ा सा समय लगता है। आफ्टर सर्जरी नाक में हम लोग मेडिसिन्स डालते हैं, इंट्रानेजल स्प्रेज डालते हैं, जल नीति करते हैं एंड विद इन 2 वीक्स आई वुड से कि मोस्ट ऑफ द बेनिफिट्स आर अचीव एंड विद इन 4 वीक्स यू आर कंप्लीटली नॉर्मल। लेकिन अगर सर्जरी के बाद कुछ लोगों में और सिम्टम्स अलग तरीके से प्रेजेंट होने लगे तो? जो लोग एलर्जिक होते हैं उनमें एंटी एलर्जिक ट्रीटमेंट चलती है इवन आफ्टर सर्जरी। तो क्या मतलब अगर जैसे जो लोग एलर्जिक है तो क्या क्या सिम्टम्स उनमें दिख सकते हैं अगर सर्जरी परफॉर्म हो गई है उसके बाद भी? मोस्टली सर्जरी के बाद भी स्नीजिंग का सिम्टम परसिस्ट कर सकता है। जैसे अगर आपको परफ्यूम से एलर्जी है हाँ, तो छींक तो वो छींक आएगी, या अगर आपको किचन में छौंक लग रहा है आप पास से गुजरोगे आपको वो लगेगा नोज में, या अगर ड्राई डस्टिंग हो रही है घर में तो यू विल स्टिल बी अफेक्टेड बाय डस्ट एलर्जी, बट दिस इज इजीली मैनेज्ड विद एंटी एलर्जिक ट्रीटमेंट। 4 हफ्ते तक इंसान टोटली ठीक हो जाता है, मतलब पूरी तरह से रिकवर हो जाता है? यस, इन मोस्ट केसेस। ओके, सर्जरी के बाद भी ऐसा होता है क्या कि साइनसाइटिस फिर से ट्रिगर हो सकता है या फिर वो चांसेस कम हो जाते हैं? काफी कम हो जाते हैं, क्योंकि देखिए साइनसाइटिस का जो मेन कॉज है कि साइनस की जो बारीक ओपनिंग्स हैं, आउटफ्लो ट्रैक्ट हैं, उसकी ब्लॉकेज। जब वो एक बार खोल दी जाती है तो आमतौर पे जल्दी ब्लॉक नहीं होती है। तो चांसेस है कि वापस से भी ब्लॉक हो सकती है? कफ कोल्ड में या थोड़ी बहुत सूजन हो तो उस समय टेम्पोररीली ब्लॉक हो सकती है। लेकिन डॉक्टर एक यहाँ पर मिथ है बहुत सारे लोगों का कि अगर वो साइनसाइटिस की सर्जरी करा लेंगे तो उसके बाद उनकी जो टेंडेंसी है इम्यूनिटी झेलने की वो और वर्सन हो जाएगी और फिर कोल्ड कफ उनको ज्यादा जल्दी पकड़ लेगा। है इस बात में सच्चाई? नहीं, इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। अगर आपने साइनसाइटिस की सर्जरी कराई है वो आपकी इम्यूनिटी के लिए बेटर ही है, वर्स डेफिनेटली नहीं है। कुछ ऐसे फूड आइटम्स हैं जो कि साइनसाइटिस में अवॉइड करने चाहिए जो और ट्रिगर कर सकते हैं? मोस्टली बर्फ वाली चीजें अवॉइड करनी चाहिए, आइसक्रीम या आइस्ड कॉफीज ये अवॉइड करें। ठीक है, और ये जो डेयरी प्रोडक्ट्स को लेके बोलते हैं जिन लोगों को मिल्क इंटॉलरेंस है या डेयरी इंटॉलरेंस है दे शुड अवॉइड इट। ठीक है, ये अवॉइड करनी चाहिए। अगर आपने साइनसाइटिस की जो है सर्जरी वो परफॉर्म कर ली है तो आपने कहा कि 4 हफ्ते तक का टाइम लगता है रिकवरी में। कई बार ऐसा भी हो जाता है क्या कि किसी पर्सन पर सर्जरी सूट नहीं की तो उनके केस में सिम्टम्स और वर्स तरीके से वापस आते हैं, या मोर और लेस सर्जरी ठीक ठाक हो जाती है? देखिए, सर्जरी बाय एंड लार्ज इज सक्सेसफुल फॉर साइनसाइटिस। ओके, कोई रेयर केस है जिसमें पेशेंट इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड है या उनका जो इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म है वो काफी वायरुलेंट है, देन इट इज अ डिफरेंट स्टोरी। बट इन मोस्ट पीपल जिनकी इम्यूनिटी का लेवल ठीक है, जो इम्यूनो कॉम्पिटेंट की कैटेगरी में आते हैं, इट इज अ सेफली परफॉर्म प्रोसीजर। सर्जरी के दौरान या जो रिकवरी फेज होता है 2 से 4 हफ्तों का, उस दौरान कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आप अपने पेशेंट्स को कहती हैं कि ये चीजें मत करना वरना रिकवरी में और समय लग सकता है, और कुछ ऐसी चीजें जो रिकवरी फास्ट करने में मदद करती हैं?
देखिए, सर्जरी के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन होता है वो जलनेती का होता है कि आप जलनेती करते रहें। जैसे भी आपके डॉक्टर ने सलाइन इरिगेशन स्प्रे बताया है वो करें। उससे जो हमारे जो म्यूकोसीलियरी क्लियरेंस है वो बना रहता है। यू शुड स्टे वेल हाइड्रेटेड। अगेन वो एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है टू द सीलिया टू बीट प्रॉपरली एंड टू क्लियर आउट योर साइनसेस। जल नीति क्या होता है डॉक्टर, कैसे मतलब होती है ये चीज? जल नेती हम नेती पॉट से कर सकते हैं। अगर हम घर में वाटर को बॉईल और कूल करें, उसमें थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट डालें, या फिर रेडीमेड सॉल्यूशंस आते हैं मार्केट में विच कैन बी यूज्ड फॉर नेजल इरिगेशन। तो ये डेली परफॉर्म करना होता है या? जो हमारे सर्जिकल पेशेंट्स हैं उनमें हम दिन में 2 से 3 बार के लिए रिकमेंड करते हैं। जब तक रिकवरी का टाइम चल रहा है तब तक? हाँ। ठीक है। क्या ये एक ऐसा प्रोसीजर है जो नॉर्मल लोग भी कर सकते हैं अगर वो चाहते हैं खुद को साइनसाइटिस जैसी प्रॉब्लम्स बचा कर रखें तो? देखिए, अगर आपके नाक में कंजेशन हो रहा है तो उस समय डेफिनेटली दिस विल हेल्प। अगर नाक बिल्कुल ठीक है तो करने की जरूरत नहीं है। जैसे सर्जरी हो गई है तो क्या उस समय तक के लिए जो रिकवरी का टाइम है, नाक ब्लॉक ही रहते हैं या जो सिम्टम्स रहते हैं वो रहते ही हैं या धीरे धीरे कम होते रहते हैं? देखिए, सर्जरी के 2 दिन तक नाक में पट्टी रहती है। आफ्टर 48 आवर्स एक बार पैक रिमूव होता है तो थोड़ी बहुत कंजेशन होती है, थोड़ी क्रस्टिंग होती है और खुरंट बनते हैं, बट ये जलनेती के साथ ठीक हो जाते हैं एंड विद इन 3 to 5 days आपको डेफिनेटली बेनिफिशियल जो इफेक्ट है सर्जरी का वो फील होना शुरू हो जाता है। ओके। अच्छा डॉक्टर, क्या स्लीप भी अफेक्ट होती है? क्योंकि अगर आप रोज अगर साइनसाइटिस से अफेक्टेड हैं और आपकी नाक ही बंद है, कंजेशन हो रहा है, तो ऐसे में तो कई लोग सो भी नहीं पाते हैं। कई लोग ऐसा कंप्लेन करते हैं कि वैसे तो दिन भर बिल्कुल ठीक है, लेकिन जैसे ही बिस्तर पे सोने गए तो उस समय नाक में बलगम आया, उठ के उसको थूकना पड़ता है और स्लीप डिस्टर्ब होती है ब्लॉक नोज के कारण। सो डेफिनेटली दिस इज अ क्वालिटी ऑफ लाइफ इशू एंड अगर स्लीप डिस्टर्ब हो रही है तो यू मस्ट सीक ट्रीटमेंट। ओके। सर्जरी के बाद कुछ ऐसे वार्निंग साइंस देखने चाहिए कि अगर सर्जरी हो गई है फिर भी इस तरीके के बदलाव दिखाई दे रहे हैं तो तुरंत फिर से डॉक्टर के पास जाना चाहिए? अगर साइनस सर्जरी के बाद आपको पेन या फीवर हो रहा है तो यू शुड रीविजिट योर डॉक्टर। फिर से अगर पेन और फीवर हो रहा है तब आपको दिखाना चाहिए एक बार। कुछ ऐसे नॉर्मल एडवाइस या टिप्स आप देना चाहेंगे हमारे पेशेंट्स को कि अगर वो खुद को चाहते हैं कि साइनसाइटिस जैसी प्रॉब्लम से बचा करके रखें तो क्या 4-5 चीजें अपनी लाइफस्टाइल में इम्प्लीमेंट कर ले अभी से ही? साइनसाइटिस से बचने का सबसे इम्पोर्टेंट टिप है हाइड्रेशन। पानी बीच बीच में पीते रहें, स्पेशली समर सीजन में हमारी बॉडी हमें सिग्नल नहीं देती है पानी पीने के लिए एंड अगर हम पानी पीते रहेंगे तो जो साइनसेस और नोज का जो म्यूकोजा है मॉइस्ट रहता है और वेल फंक्शनिंग रहता है। ओके। द अदर इम्पोर्टेंट टिप इज कि सलाइन इरिगेशन करें जब आपको कॉमन कोल्ड होता है, दैट इज हेल्पफुल एंड स्टीम इनहेलेशन इज वेरी हेल्पफुल फॉर साइनसाइटिस क्योंकि वो बलगम को पतला करता है। ठीक है। और अगर साइनस पेन है तो हर समय पेन किलर की तरफ नहीं दौड़ना है, एक लोकल रिलीफ आप कर सकते हैं। एक टॉवल को गर्म पानी में डिप करें, उसे स्क्वीज करके अपने चीक एरियाज या फोरहेड पे लगाएं, उससे भी साइनस पेन रिलीव होता है। And most importantly, we have to eat healthy and exercise regularly. एक एक्सरसाइज जो कि मैं रिकमेंड करूंगी वो है ब्रीदिंग एक्सरसाइज, अनुलोम विलोम का एक्सरसाइज। दिस इज वेरी गुड फॉर योर नोज एंड साइनस हेल्थ। ग्रेट। कुछ लोग होम रेमेडीज भी फॉलो करते हैं डॉक्टर, जैसे अजवाइन जीरे का पानी पीने लगते हैं या गरम लेमन वाटर पीते हैं कि शायद उनको थोड़ा सा आराम मिले उनके गले को, तो ये सब सही रहता है? और इवन जो जैसे आपने कहा स्टीम, तो स्टीम भी लेते हैं तो उसमें लोग बहुत सारी चीजें भी डाल देते हैं ताकि नाक अंदर से खुल जाए, ये सब मदद करती हैं? स्टीम में अगर आप यूकेलिप्टस ऑयल के कुछ ड्रॉप्स डालें तो दैट इज डेफिनेटली वेरी हेल्पफुल फॉर योर साइनसेस। ठीक है। होम रेमेडीज करनी चाहिए इनिशियली, लेकिन अगर आराम नहीं आता है विद इन 48 to 72 आवर्स देन यू शुड विजिट अ स्पेशलिस्ट ताकि आपकी प्रॉब्लम ज्यादा परसिस्ट ना करें। कुछ होम रेमेडीज आप रिकमेंड करती हैं कि हाँ ये ठीक रहते हैं, सेफ है, ये आप कर सकते हैं साइनसाइटिस में? स्टीम इज द सेफेस्ट होम रेमेडी। ठीक है। एंड अगर सोर थ्रोट है एसोसिएटेड विद द साइनसाइटिस तो उसके लिए आप गर्म पानी पी सकते हैं। परफेक्ट। तो आई थिंक इस सेशन में आपने हमें जो साइनसाइटिस के बारे में इंफॉर्मेशन दी है वो आई एम श्योर हमारी ऑडियंस के लिए हेल्पफुल साबित होगी। आपने सिम्टम्स, ट्रीटमेंट, होम रेमेडीज,
इवन ट्रिगर्स के बारे में भी बहुत अच्छे से जानकारी दी है। एंड जो भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, अगर उन्हें साइनसाइटिस है तो वो आई एम श्योर रिलेट भी कर सकेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर हमारे साथ इस सेशन में जुड़ने के लिए। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। I enjoyed it. Thank you for this opportunity. थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। साइनसाइटिस एक ऐसी प्रॉब्लम है जो आजकल काफ़ी ज़्यादा कॉमन भी है। ये आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप इससे सफ़र ही करें। जैसा कि डॉक्टर ने बताया कि इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है, समय रहते इसका इलाज कराया जा सकता है। कुछ होम रेमेडीज़, कुछ ऐसे टिप्स के बारे में भी डॉक्टर ने बताया है जो आपको मदद दे सकती हैं या रिलीफ पाने में आपकी जो मदद है वो कर सकती हैं। हालांकि इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई और सवाल है साइनसाइटिस से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे डॉक्टर के जरिए उन सभी सवालों के जवाब देने के। ऐसे और भी सेशंस के लिए फॉलो करते रहिए एनबीटी लाइव। थैंक यू।